हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय चैनल एस फाउंडेशन। आज हम क्लास 9th फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम ग्रेविटेशन है वो आज हम पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि जब भी मैं अपने चैनल पर नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए आज का जो टॉपिक है ग्रेविटेशन उसको शुरू करते हैं। तो ग्रेविटेशन होता क्या है? ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ग्रेविटेशन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो ऑब्जेक्ट के बीच में इस यूनिवर्स में। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ग्रेविटेशन, तब बोलिएगा ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। दैट्स ऑल। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है तो चलिए देखते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। वो प्रोपोर्शनल होता है उनके प्रोडक्ट ऑफ मास के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये फिगर में देख सकते हैं। लेट ए बी दी first object and B be the second object, and let capital M be the mass of first object and small m be the mass of second object, and let D be the distance between two objects. So F is equal to G capital M into a small m upon D square, where F is force, G is gravitational universal gravitational constant, and M is object A and small m is object B, and D square is distance between D, and the value of G is 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और G को हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं जिसका वैल्यू है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। एग्जाम में पूछता है इसकी यूनिट कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या है, तो याद रखना पड़ता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो अगला टॉपिक है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी होता क्या है? तो ग्रेविटी है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटी। वो फोर्स जो अर्थ द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट किया जाता है उसको हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। तो अगला टॉपिक है फ्री फॉल। तो फ्री फॉल होता क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली गिरता है अंडर द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर, देन इट इज कॉल्ड फ्री फॉल, तब उसको हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। अगर हम लोग एक बॉल को नीचे से ऊपर से नीचे गिराएंगे तो वो भी एक फ्री फॉल होगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री फॉल, क्योंकि वो ग्रेविटी के अंडर वो गिर रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग स्मॉल g से डिनोट करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फ्री फॉल द्वारा के समय इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फ्री फॉल के समय पे जो होता है वही उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। एक्सपेंशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो m है मास ऑफ अर्थ है, r है जो रेडियस ऑफ अर्थ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज g, जिसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल g का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो हम न्यूमेरिकल में हम हर जगह पे लगभग यूज करते हैं। अगर न्यूमेरिकल में अगर कुछ ना कहे तो हम लोग जो g का वैल्यू होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करते हैं। अगर दिया रहता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तब हम 10 यूज करेंगे, नहीं तो हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही यूज करेंगे। तो चलिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 दैट ऑफ अर्थ। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून पर अर्थ की अपेक्षा 1/6 है। तो चलिए मास पढ़ते हैं। मास होता क्या है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट में उसके अंदर जो मैटर है कितना है। यूनिट ऑफ मास इज kg। जो यूनिट का जो kg का जो यूनिट, जो मास का जो यूनिट है, सॉरी जो मास का यूनिट है वो kg है। ठीक है, मास इज कांस्टेंट, जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक, मास इज मेजर्ड यूजिंग फिजिकल बैलेंस, जो मास को हम लोग मेजर करते हैं फिजिकल बैलेंस से। तो अगला टॉपिक है वेट। पहले आपको एक बार और बता दूं मास होता क्या है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब ऑब्जेक्ट में जितना मैटर उसको हम लोग मास कहते हैं। यूनिट ऑफ मास इज kg। मास का जो यूनिट है वो kg है। मास इज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट होता है। मास इज मेजर यूजिंग द फिजिकल बैलेंस, मास को हम लोग फिजिकल बैलेंस द्वारा नापते हैं। अगला टॉपिक है वेट। वेट होता है क्या है? तो वेट इज द फोर्स। वेट जो फोर्स होता है ग्रेविटी, वेट ग्रेविटी का फोर्स होता है एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पर लगता है। यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। जो वेट का जो यूनिट है वो न्यूटन है, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो वेट ऑफ जो ऑब्जेक्ट होता है वो चेंज होता है एक जगह से दूसरे जगह पे, लेकिन ये जो मास होता है वो चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट रहता है।
वेट इज़ मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। जो वेट होता है इसको हम लोग स्प्रिंग बैलेंस से यूज करते हैं, लेकिन जो इसको हम लोग फिजिकल जो वेट मास होता है उसको हम लोग फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं, लेकिन इसको हम लोग स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज गिवन बाय W इज इक्वल टू mg। अगर हमको वेट निकालना होगा कोई ऑब्जेक्ट का तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे, W इज इक्वल टू mg। ठीक, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ ऑन द अर्थ। जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जो मून पे जो अर्थ पे होगा वो उसी को अगर हम मून पे अगर जाकर मेजर करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग का जो टॉपिक है वह थ्रस्ट। तो थ्रस्ट होता क्या है चलिए देखते हैं। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस, जो फोर्स जो नॉर्मल के सरफेस पे जो लगता है उसको हम लोग थ्रस्ट करते हैं, जिसका यूनिट होता है न्यूटन, जिसको हम लोग N से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कोई पूछेगा व्हाट इज थ्रस्ट, तो कहेंगे द फोर्स एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, और इसका यूनिट होता है न्यूटन, जिसको हम लोग N से डिनोट करते हैं। तो अगला टॉपिक है प्रेशर। तो चलिए प्रेशर पढ़ते हैं। थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जो थ्रस्ट एक यूनिट एरिया पर जो एक्ट करता है उसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला होगा थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो P इज इक्वल टू F अपॉन A, ऐसा यूनिट होगा पास्कल। ठीक, तो बायोन्सी होता क्या है? द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट पर जो अपवर्ड फोर्स लगता है उस ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड इज कॉल्ड बायोन्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लोग पानी में जब या कोई भी लिक्विड में डुबाते हैं उसके बाद उसके जो ऊपर की तरफ जो फोर्स एक्सर्ट करता है वही होता है बायोन्स फोर्स, और इसको हम लोग बायोन्सी कहते हैं, जिसको हम लोग अप थ्रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है आर्चिमेडिस प्रिंसिपल। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुल्ली और पार्शियली इमर्स्ड इन लिक्विड, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग फुल्ली या मतलब पूरी तरह या आधे अगर पानी में डुबाते हैं, इट एक्सपीरियंस ए ऑफ थ्रस्ट, तब वो एक ऊपर की ओर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्पर्स, जो लिक्विड वो डिस्पर्स करता है उतना ही वो फोर्स ऊपर की ओर आता है, जिसको हम लोग आर्चिमेडिस प्रिंसिपल कहते हैं। आर्चिमेडिस प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग पानी में डुबाते हैं तो उतना वाटर को डिस्प्लेस करता है और ऊपर की ओर तैरता है, अगर वो उतना पानी को डिस्प्लेस ना कर पाए तो डूब जाएगा। तो अगला टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का रेशियो डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, उसके वाटर का डेंसिटी इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, उसको हम लोग उस सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो चलिए इसको एक बार और देखते हैं। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर इसको रिफ्लेक्ट, इसको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस कहेंगे। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का उसका जो रेशियो डेंसिटी होता है टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, उसकी वाटर का डेंसिटी इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, उसको उस सब्सटेंस के रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी अगर निकालना होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम का क्यूब, 1000 किलोग्राम क्यूब। ठीक है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर होगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इफ़ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन 1, अगर कोई सब्सटेंस का रिलेटिव जो डेंसिटी होगा 1 से ज़्यादा होगा, देन इट विल सिंक इन वाटर। अगर कोई भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा होगा तो वो सब्सटेंस पानी में डूब जाएगा। इफ़ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन 1, अगर कोई सब्सटेंस का जो रिलेटिव डेंसिटी है 1 से कम होगा, देन इट विल फ्लोट इन वाटर, तब वो पानी में फ्लोट करेगा। एक बार और इसको बता दूँ, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन 1, अगर सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा हो, ठीक, तो वो पानी में डूब जाएगा। अगर 1 से कम हो तो वो फ्लोट करेगा। एक बार और फिर से बता दूँ, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। इफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मोर देन 1, देन इट विल सिंक इन वाटर। इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन 1, देन इट विल फ्लोट ऑन द वाटर। सो यहाँ पर मैंने इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का पूरा एक अच्छा खासा ओवरव्यू दे दिया, और आप इस वीडियो के एक बार आप देखेंगे तो फिर आपको
जो मेन जो पॉइंट है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप ये वीडियो देखिएगा तो आपको फिर नोट्स के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।